जनाब, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है लेवल ऑफ डिटेल को कंप्लीट करने के बाद वो है सेट्स। तो हम यहाँ से सेट्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैब्ल्यू के अंदर सेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास एक ग्रुप क्रिएट कर देती है। अब अगर इसको मैं आपको समझाऊं कि यूजुअली आप टैब्ल्यू में जाके ग्रुप बनाते हैं और आप चीज़ों को मार्क करते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसमें कोई सिलेक्शंस करी और आपने बोला कि यार ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है और जो रिमेनिंग्स है वो अदर्स है। अच्छा, टैब्ल्यू में सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप से थोड़ा मिलता जुलता है। तो इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, ग्रुप के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये ग्रुप के अंदर है और ये ग्रुप के बाहर है, लेकिन सेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ये चीज़ सेट के अंदर है और ये चीज़ सेट के बाहर है। मैथमेटिकली इफ़ यू रिमेंबर कि आपके पास ए सेट होता था और कुछ आइटम्स ए के बाहर होते थे, तो जो ए के अंदर है वो ए सेट के अंदर है और बाकी चीज़ें सेट से बाहर है। ये कॉन्सेप्ट ग्रुप के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ कि सेट्स क्या होते हैं टैब्ल्यू के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स की हमेशा यहाँ पे एक बाइफिकेशन जहन में रखिएगा कि सेट्स की दो टाइप्स होती हैं। सेट्स की दो टाइप्स क्या है? एक होती है फिक्स सेट और एक होती है डायनेमिक सेट। फिक्स सेट वो होता है जिसमें आप कोई सिलेक्शंस कर लेते हैं और वो ऐसे ही स्टैटिक रहती हैं। जो सिलेक्शंस की हुई हैं आपने वो सेट के अंदर है और जो सिलेक्शंस नहीं की हुई वो सेट के बाहर है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम को यहाँ पर मैं कस्टमर नेम की जगह फॉर एग्जांपल कुछ सब कैटेगरीज चाहता हूँ, ठीक है, ताकि डेटा शॉर्ट हो जाए और आपको डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आ सके। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा फॉन्ट को साइज अप कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे देखने में दुश्वारी ना हो। आई होप सो कि अब आपको स्क्रीन के ऊपर ये बड़ा साफ सुथरा और क्लियर नज़र आ रहा होगा। सो मैं यहाँ पर फिट हाइट कर देता हूँ और थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आप सेल्स देख पाएँ। यहाँ पर हमने सेल्स की वैल्यू डाल दी है। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारे पास सब कैटेगरी बनी हुई है। अगर मैं इस सब कैटेगरी के ऊपर एक ग्रुप बनाता, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि ग्रुप में आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ तो ये 4 आइटम मैंने फॉर एग्जांपल ग्रुप में डाल दिए कि भाई माय आइटम्स फॉर एग्जांपल इसका लिख दिया। अब इसमें मैंने कर दिया अदर्स। तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब मैं इस ग्रुप को इसके आगे डालता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें हो तो जाएंगी, लेकिन ये आइटम्स ग्रुप के अंदर ही है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है? अदर्स है। लेकिन यहाँ पर जो ये आइटम्स हैं वो ग्रुप के ये भी अंदर ही है, लेकिन इनकी कैटेगरी क्या है? माय आइटम्स। तो ये एक तरह की मैपिंग क्रिएट कर रहा है सिर्फ। इसके नतीजे बरअक्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं ग्रुप्स को हटाऊँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी पे जाकर राइट क्लिक करूँ, क्रिएट कर दूं एक सेट की स्क्रीन यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगी। अब ये स्क्रीन क्या है ज़रा सा हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको ये वीडियो यहाँ पे लेक्चर में भी नज़र आ रही होगी जो कि मैंने कुछ यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। इस स्क्रीन के अंदर आप जो है वो सिलेक्शंस कर सकते हैं और एक स्टैटिक सेट बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे वही मिल रहा है, जनरल कंडीशन टॉप, यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ अप्लाइंसेस को, एसेसरीज़ को और आर्ट्स को, जो कि मेरे सेट में शामिल हैं और बाकी सब मेरे सेट से बाहर हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। टैब्ल्यू में जो सेट्स के अंदर होते हैं, सेट से बाहर होते हैं, ये एक स्टेटस भी होता है। मतलब ये कि अगर मैं टैब्ल्यू में कोई कैलकुलेशन लिखता हूँ कि अगर वो सेट के अंदर है, तो मतलब मैं जब बात ये बोलता हूँ कि अगर सेट, तो फिर मैं उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ग्रुप मैं कोई बात बोलूँ तो टैब्ल्यू में कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब ये इंट्यूशन आपका तब बनेगा जब मैं आपको इसको रियली डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। यहाँ पे मैंने ये सेट क्रिएट कर दिया जो कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक स्टैटिक सेट बना दिया। इस सेट के अंदर कोई नेमिंग नहीं है कि माय सेट दिस सेट, बल्कि मैंने इसको इन और आउट, मतलब सेट के अंदर और सेट के बाहर आइटम्स हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अगर आप सब कैटेगरी को हटा दें तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अब मैं यहाँ पर एक सब टोटल लेकर आ जाता हूँ। लेट मी शो अ टोटल, ये टोटल आ गया। और अगर मैं सेल्स को रेप्लिकेट करके परसेंटेज ऑफ टोटल एनालिसिस करना चाहूँ कि भाई मैंने जो 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट की हैं इनका परसेंटेज ऑफ टोटल क्या है, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल जो सेट के अंदर है वो 13.15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो सेट से बाहर है वो 86% कर रहे हैं, जो कि 100% सम बनता है। ये तो आपको बेसिक सेट के बारे में समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सेट के अंदर एडिट करूं और बाइंडर्स को भी ऐड कर दूं, बुक केसेस को भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये सेट के अंदर फर्दर आइटम्स ऐड हो जाएगी और ये देखें रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, नीचे से रेवेन्यू रिड्यूस हो गया क्योंकि वो सेट से आउट से इन हो गए और इन के अंदर नई चीज़ें शामिल हो गई, तो रेवेन्यू आपका एडजस्ट हो चुका है।
अब ये सेट के अंदर की वाली कंडीशन है, तो मतलब ये है कि मैं अब इसको कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर ऐसे यूज कर सकता हूँ कि कैलकुलेटेड फील्ड में आऊँ और मैं बोलता हूँ कि अगर इफ सब कैटेगरी सेट, मतलब अगर सब कैटेगरी सेट के अंदर आइटम मौजूद है, देन आई कैन कॉल इट फॉर एग्जाम्पल माई सेट. Let me just give you an example. Else I can say out of set end. So by this I can use this in order to create a calculation as well, which means if I want to create a revenue only of these guys, let's say for example if subcategory set, then sales, else zero end. Now you see that subcategory set sales only. ठीक है जी. So if I drop this measure here, you will see a zero against the out. You see? So आप इस सेट के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये चीज़ मैं ग्रुप के अगेंस्ट में नहीं कर सकता था. अगर ग्रुप के अगेंस्ट में मुझे करनी होती तो फिर मुझे करना ये पड़ता कि मैं सब कैटेगरी का ग्रुप उठाता, यहाँ पर सब कैटेगरी का ग्रुप उठाता और बोलता इक्वल्स टू, अब मैं सब कैटेगरी के ग्रुप को एक्सप्लोर करता हूँ. यहाँ पर माई आइटम्स इसका नाम है तो मैं इसका नाम देता माई आइटम्स और यहाँ पर मैं ये कर लेता कंप्लीट. ये बात सही है. तो भी ये तकरीबन वैसे ही रिएक्ट करता है, लेकिन अगेन इसका सेट से कोई लेना देना नहीं होता. लेकिन आई होप सो कि इस एग्जांपल से आपको ज़रा समझ में आया होगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क था, कि अगर सेट में है तो वो खुद ही एक ट्रू फॉल्स की कंडीशन बन जाती है. यहाँ तक आपको स्टैटिक सेट समझ में आ गया होगा. अब ऑफनली होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी को डाला और यहाँ पर मैंने डाल दिया रेवेन्यू सेल्स, ठीक है, और मैंने इसका एक बार चार्ट क्रिएट कर दिया. लेट मी जस्ट क्रिएट अ बार चार्ट. यहाँ पे मैंने बार चार्ट बना दिया है. मैं इसको ज़रा इंटायर व्यू कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए. ज़रा फॉर्मेट को ज़रा बढ़ा देता हूँ. यहाँ पे जाता हूँ और इसको 15 कर देता हूँ. अब यहाँ पे ना आप नोटिस कीजिएगा कि आप इसको फॉर एग्जांपल अगर सॉर्ट कर लेते हैं, इसके लेबल्स को ऑन कर लेते हैं. लेट मी जस्ट हाइड शो मी, रिमूव फॉर्मेट, एंड नाउ यू कैन सी. अब फॉर एग्जांपल सेट का स्टैटिक सेट बनाने का एक तरीका तो आपने वो सीख लिया था. एक और तरीका ये है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करें वैल्यूज़ को और ऐड टू, यहाँ पे कर दें सेट, क्रिएट टू सेट, या तो आप इसको सब कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हैं. मैं फ़र्ज़ करें कि बोलता हूँ कि एक और सेट बनाता हूँ माई रन टाइम सेट. तो आप नोटिस कीजिए कि इसने स्टैटिक वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया. अब ये सेट के अंदर है तो ये स्टैटिक वैल्यू आ गई. अब ये यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे जाता हूँ सेट, तो आई कैन सी माई रन टाइम सेट एंड व्हाट गोज इन. इस रन टाइम सेट में इन के अंदर ये सिलेक्शंस हैं और आउट के अंदर ये सिलेक्शंस हैं. सो वर्क्स लाइक द सेम फॉर द स्टैटिक. ये मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई हैं, ऑन द चार्ट क्रिएटिंग द सेट और ऑफ द चार्ट क्रिएटिंग द सेट. अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि कंप्यूटेड सेट्स होते हैं. कंप्यूटेड या डायनेमिक सेट्स क्या होते हैं कि वो किसी लॉजिक की बेसिस पे इटसेल्फ अपडेट होते हैं. हम सब ये चाहते हैं कि हमारे टॉप 5 कस्टमर्स जो हैं वो हमेशा हमें पता चल जाया करें. या फॉर एग्जांपल टॉप 5 सब कैटेगरीज की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि टॉप 5 सब कैटेगरीज कौन सी हैं इस वक्त? फोन्स, चेयर्स, स्टोरेज, टेबल्स एंड बाइंडर्स. ठीक है जी. अगर मैं चाहता हूँ कि डायनेमिकली कंप्यूट हो कि जो भी टॉप 5 हो वो उस हिसाब से आते जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सब कैटेगरी पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ और बनाता हूँ एक सेट. इस बार जो मैं सेट बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ एक कंडीशन डिफाइन जो कि टॉप की है. बाय फील्ड की बात करते हैं जो कि मेरे पास सेल्स है. मैं टॉप 5 बाय सेल्स कर देता हूँ. आप नोटिस करेंगे कि शुरू की 5 वाली इसके अंदर डायनेमिकली ऐड हो जाएंगी. मतलब ये है कि यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ और ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको डाल देता हूँ. अब ये टॉप 5 ऑटोमेटिकली चल रहा है. अगर आपको लेक्चर याद हो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर का, तो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर के लेक्चर के अंदर हमने एक बात करी थी कि वो फिल्टर पहले चलेगा और बाकी फिल्टर्स बाद में चलेंगे. तो ये टॉप 5 तो ओवरऑल मौजूद हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक ईयर को डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट मौजूद है और मैं उसको फिल्टर में डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ द रेंज, लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ ईयर. 2018. 2018 को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि 2018 के अंदर ये फ़िल्टर हो गए. लेकिन ये फ़िल्टर हो गए हैं, वो वैल्यू फ़िल्टर हुई है कि 2018 के टॉप 5 नहीं है, ये इनके अंदर ही मौजूद है.
मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और करता हूँ ऐड टू कॉन्टेक्स्ट। अब नाउ यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन रैंकिंग। वाई? बिकॉज नाउ इट्स डूइंग कि पहले 2018 का डेटा फिल्टर करके लाओ, फिर उसमें से टॉप 5 सेट वैल्यू बनाओ। तो बैक एंड पे सेट की वैल्यू कॉन्टेक्स्ट की वजह से रिकैलकुलेट हो गई डायनेमिकली। आई होप सो कि आपको इसकी जगह ये बात समझ में आ रही होगी कि जो आपके सेट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। टॉप 5 जब भी आप बनाते हैं तो वो ओवरऑल आपके जो डेटाबेस में जो जितना भी के डेटा सोर्स से होता हुआ डेटा आ रहा है उसकी बेसिस पे वो टॉप 5 बना देता है, ठीक है। और वो टॉप 5 बनाने के बाद अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फ़िल्टर लगाते हैं तो उस टॉप 5 को बनाने के बाद वो फ़िल्टर आउट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको आपको कॉन्टेक्स्ट वाली बात तो होपफुली समझ में आ गई होगी। अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सेट बना दिया, फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू फिगर आउट कि मेरे पास कस्टमर्स कौन से हैं जो कि मेरे पास रेवेन्यू बेस्ड टॉप हैं। अब मैं यहाँ पे कंबाइंड सेट की बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेट खोलता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ कि व्हाट आर माय टॉप 5 कस्टमर्स बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है जी। तो बेस्ड ऑन सेल्स करने के लिए सेल्स को सेलेक्ट कर लिया एंड लेट मी फाइंड आउट टॉप 5 कस्टमर्स। मैं यहाँ पर इसका एक सेट बना देता हूँ, कस्टमर नेम सेट टॉप 5 बाय सेल्स, ठीक है जी। ये मैंने इसका नाम रख दिया है एंड लेट मी जस्ट मेक अ डुप्लीकेट ऑफ इट एंड नाउ दिस टाइम आई विल बी डूइंग इट बाय प्रॉफिट। So let me just change its internal logic, that is profits to by profit and let's change the field to profit, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब ये टॉप 5 आ गए। अब आप नोटिस कीजिएगा मैं आपको 2 अलग अलग शीट्स बना के दिखाता हूँ। कस्टमर का नाम डालता हूँ, सेल्स डालता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेल्स दिख रही हैं। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे सीन मिलर, तमारा चंड, रेमन बुश और टॉम ऑशब्रोक और एड्रियन बार्टन, ये मेरे पास टॉप 5 बाय सेल्स हैं। तो हम इसको याद रखेंगे। इसी तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ इस शीट को और यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस बार डाल देता हूँ प्रॉफिट को। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रॉफिट को डाला तो प्रॉफिट आ गया। लेट मी जस्ट सॉर्ट बाय द प्रॉफिट। सो वी शुड हैव तमारा चंद, रेमन बुश, संजीत चंद, हंटर और एड्रियन बार्टन। If you analyze, if we combine these two sets, we should see Sean Miller and Tamara Chand as well, and also Adrian Barton. So we're gonna get 3 people if we combine these two sets. So now we are trying to answer the question: what are the customers that are in top 5 by revenue, and as well as they are in top 5 by profits. So now what we're gonna do is to select these two sets and then right click and create a combined set. Now we can see customer name set top 5 by sales and profit both. Okay, so we want to see all the members in both sets. We're going to see shared members in both sets. We want to see A minus B. We want to see B minus A. Let's go for it because our question is sales and profit both, so it should be mutually inclusive. Let's make a set. Now this another set is made. Now if you see that if I put this somewhere around here and I do an analysis, for example, put a customer name, so I can see 3 of them are now included in the set because they were top in the sales, top in the profit, and now they are mutually inclusive. So now if we see their sales and as well as their profit, that shall beat every other customers. So we can compare these both metrics to others and they will be beating other customers out, right? I hope so कि आपको combined set logic बनाना आ चुका होगा। अब आप इसको अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।